नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म प्रगति पथ पर। और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो संकेत मिल रहा है, जो कि मंदी की तरफ इसको ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो कंपनियां, जो एजेंसियां ये जारी करती हैं, डेटा रिपोर्ट्स इसमें जो जारी करती हैं, उनके हिसाब से जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मंदी की तरफ बढ़ रही है। और इसमें जो अमेरिका और चाइना है, इनकी क्या भूमिका है और इसको जो है कि भारत को क्या चेतावनी मिली है, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि किन किन सेक्टर्स में और कितना ज्यादा जो है कि प्रभाव भारत को इससे पड़ रहा है, और जो हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसका जो है कि आगे चल के क्या प्रभाव दिख सकता है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि इन सारे एफर्ट्स को लाने में बहुत सारा मेहनत लगता है और सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब ही होता है जो हमें ढेर सारा मोटिवेशन देता है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है इस मुद्दे पर, आपको क्या लगता है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी और भी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर वीडियो पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पर देखिए, ये वार्निंग साइन जो है कि भारत को मिला था, जिसमें कि इंडिया हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर हाईलाइटेड स्लो डाउन। यानी कि जो हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनका जो है कि यहाँ पर इंडिकेशन ये है कि भारत की इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है, नीचे जा रही है। साथियों, वित्तीय सेवा फर्म नुआमा द्वारा ये, मतलब ऐसे कई सारे फर्म्स हैं जो ये चीजें जारी करते हैं, लेकिन एक नुआमा नाम का एक फर्म है जो कि इसने एक रिपोर्ट के अनुसार इसके भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत जो है कि यहाँ पर दिख रहे हैं। साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक जो कि आरबीआई है, जिसको कि बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, इसने विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों की वृद्धि और बाजारों में धन की उपलब्धता बढ़ाने सहित कई कदम भी यहाँ पर उठाए हैं। यहाँ पर रेपो रेट को भी कम किया था ताकि जो है कि बाजार में पैसे अच्छे तरीके से मिले और लोग जो है कि लोन वगैरह लें, तो इसके लिए। साथियों, लेकिन इसके बावजूद भी कई क्षेत्रों में जो है कि विकास की गति यहाँ पर धीमी हो गई है। साथियों, रिपोर्ट में कहा क्या क्या है, यानी कि रिपोर्ट क्या कह रही है, तो देखिए, रिपोर्ट ने यह भी कहा है, उसमें कहा गया है कि जो ज्यादातर आर्थिक आंकड़े हैं जो कि एक साल पहले दोहरे अंक में थे, यानी कि 15%, 17%, 12%, वो इस तरीके के अंक में थे, दो अंकीय थे, वो अब एकल अंक बन गए हैं। यानी कि वो एकल अंक बन गए हैं, यानी कि 2%, 5%, 7%, 8%, यानी कि वो 1 डिजिट नंबर्स में आ गए हैं, 2 डिजिट नंबर से। साथियों, रिपोर्ट के अनुसार भारत के उच्च आवृत्ति वाले आंकड़े अब धीमे पड़ रहे हैं, साथ ही इनमें से ज्यादातर एकल आंकड़े चले गए हैं। यानी कि जो भी उच्च आवृत्ति की, जो हाई फ्रीक्वेंसी के आंकड़े थे, वो सारे अब इसमें स्लो डाउन हो रहे हैं। और जो ये इसमें जितने भी ज्यादा आंकड़े थे जो 2 अंकों में थे, वो अब 1 अंकीय हो गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की यह मंदी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, खासकर अमेरिका और चीन के साथ उसके संबंधों से अछूती नहीं है। देखिए, जब 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आपस में लड़ रही हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का वार हो, ट्रेड वार हो या फिर कोई भी वार हो, तो उसके वजह से अन्य देशों पर भी जो है कि प्रभाव पड़ता है। तो यह जो है कि अमेरिका और चीन की जो यहाँ पर संबंध हैं, उनके वजह से भी इस पे जो है कि कुछ असर पड़ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है स्लो डाउन हो रही है, इसमें सबसे अहम भूमिका वो सरकार की भी है इसको स्लो डाउन करने में, वो भी आगे आपको डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ में आया इस रिपोर्ट में जो कहा गया। साथ ही दुनिया के 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच जो है कि यहाँ पर व्यापार युद्ध चल रहा है, भारत पर भी जो टैरिफ वगैरह लगने का काम हो रहा है, तो इसके वजह से है। आइए अब देखते हैं कि उच्च आवृत्ति संकेतक है क्या, मतलब किनको हाई फ्रीक्वेंसी जो है कि माना गया है। तो देखिए, उच्च आवृत्ति संकेतक यह आर्थिक डेटा बिंदु होता है जो कि मासिक, साप्ताहिक रूप से जारी किए जाते हैं। देखिए, जीडीपी की जो होता है वो क्वार्टरली, इसका जो फाइनल आउटपुट निकल कर आता है वो 3 महीने में, मतलब क्वार्टरली, यानी कि 3 महीने बाद जो है कि निकल कर आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए कि अभी कितना जो 25-26 वाला सेशन चल रहा है, इसमें क्या था, अब इसमें जो है कि अप्रैल, मई और जून का जो है कि डाटा निकल कर आ जाना चाहिए था, लेकिन ये डाटा अभी तक निकल कर नहीं आया। ये रिपोर्ट फाइनल निकल कर अभी तक नहीं आई है। ये रिपोर्ट कब आएगी, तो ये रिपोर्ट आएगी आपकी 30 अगस्त को, यानी कि 30
30 अगस्त को ये जो है कि रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आएगी। यानी कि यहाँ पर जो जितना काम हुआ है, कितना ग्रोथ हुआ है, क्या हुआ है, उन सारी चीजों को एनालाइज करना, रिपोर्ट तैयार करना, ये सारी चीजों में टाइम लगता है। और ये जो 3 महीने का डाटा है वो निकल कर आता है नेक्स्ट 1 या 2 मंथ बाद। तो इसलिए ये जो है कि ये तो क्वार्टरली होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी जो है कि डाटा होते हैं जो कि महीनों के तौर पर और सप्ताहों के रूप में यहाँ पर जारी किए जाते हैं, जिनसे की जानकारी निकाली जाती है अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में तेजी से, यहाँ पर जिसके हेल्प से जानकारी मिलती है। साथियों, अब इनमें शामिल क्या क्या है तो देखिए, जीएसटी कलेक्शन शामिल है, पावर कंजप्शन, ई वे बिल्स, व्हीकल सेल्स, रेलवे फ्राइट्स, वहीं उसके बाद बैंक क्रेडिट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत का, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, पेट्रोल डीजल कंजप्शन, सीमेंट एंड स्टील प्रोडक्शन। तो ये जो इतने फैक्टर्स हैं, इनका जो है कि मंथली और आपका वीकली ये डाटा निकलता है। तो इसके आधार पर जो है कि पता लगाया जाता है कि भारत की जो है तेजी से इसको जो है कि जानकारी मिल पाती है कि भारत की जीडीपी किस साइड जो है कि यहाँ पर जा रही है। अब साथियों, स्थिति जो है कि कितनी खराब है ये चर्चा करें तो देखिए, कई महत्वपूर्ण संकेतांक हैं। अच्छा, एक चीज और मैं इस बीच में ऐड करना चाहता हूँ, जब भी आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को किसी पार्टी या फिर किसी भी संगठन का खुद को बनाकर मत देखा करिए। मेरी वीडियोस को सिर्फ उसी तरीके से देखा करिए कि ये आपको जानकारी है और ये निष्पक्ष जानकारी होती है। मैं किसी भी पार्टी या फिर किसी भी संगठन का समर्थक नहीं हूं और ना मैं समर्थन करता हूं, ठीक है। जो चीज है वो मेरा अलग चीज है। यहाँ पर जो वीडियोस लाता हूं वो निष्पक्ष होती हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का पक्ष या विपक्ष के साथ कुछ भी गलत नहीं किया जाता है। जो डेटा होता है वही आपके सामने प्रदर्शित किया जाता है। तो कमेंट में ये लिखने मत आ जाइएगा कोई कि आप जो है कि बीजेपी के या फिर कांग्रेस के या फिर किसी ऐसी पार्टी को जो है कि समर्थन देते हैं, ठीक है। ये मैं पहले वार्निंग दे रहा हूं, क्योंकि पहले ही वीडियोस में मेरी इन चीजों को जो है कि किया गया है, जिसके वजह से मैं इसको आपको बता देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि स्थिति कितनी खराब है, ये रिपोर्ट्स के हिसाब से चीजें हैं। तो देखिए, कई महत्वपूर्ण संकेतांक, 12 महीने का औसत लगातार जो है कि नीचे जा रहा है। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था जो है कि वो कमजोर हो रही है। साथियों, लोग कम चीजें खरीद रहे हैं। यात्रा वाहन जो पीवी है वो उसकी बिक्री में भी गिरावट हुआ है। जो व्हीकल्स खरीदे जाते हैं उसकी बिक्री में गिरावट हो रहा है। पिछले साल यह 7% थी, जो कि घटकर 2% आ गई है। मतलब पिछले साल जो बिक्रियां थी वो 7% यहाँ पर होती थी, अब ये घटकर 2% ही मात्र बिक्री हो रही है। साथियों, रियल एस्टेट सेक्टर में भी बड़ी गिरावट आई है, जिसको कि माना जा रहा था कि ये बहुत तेजी से बूम कर रहा है, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में गिरावट आई है। यहाँ पर आप देखिए, शीर्ष जो उच्च 7 शहर हैं उनमें प्रॉपर्टी की बिक्री 28% से गिरकर 4% हो चुकी है। ये कितनी परसेंट? 4% गिर चुकी है, मतलब आ चुकी है। वहीं जो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो 500 कंपनियां लिस्टेड हैं, उनकी सैलरी ग्रोथ भी आधी हो गई है। यहाँ पर जो पहले 12% हुआ करती थी वो अब घटकर मात्र 6% की रह गई है। साथियों, 8 प्रमुख सेक्टर जिसमें विकास दर 3% है, जबकि यह एक साल में पहले जो था ये 8% था। यानी कि ये 8% से घटकर कितना हो गया है? तो ये 3% हो गया है। वहीं जो डीजल की खपत है वो 1% है। मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन जो होते हैं उनकी बिक्री 3% की गिरावट उसमें दर्ज की गई है। साथ ही वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में केवल 6% ही बढ़ रही है। यानी कि यहाँ पर भी जो है कि गिरावट ही नजर आ रही है। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे, इनके आधार पर ये जो है कि रिपोर्ट निकल कर आई। सोचिए, ये 28% से 8%। आप लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों का बहुत बड़ा असर है। सरकार एक तरीके से यहाँ पर कहा जाए तो कुछ उनमें कमियां बहुत ज्यादा हैं, जिसके वजह से ये जो है कि दिक्कत यहाँ पर सामने आ रही है। साथियों, कई सेक्टर्स में जो है कि गिरावट आई है। आगे आप देखिए, बैंक से कर्ज लेने की रफ्तार भी धीमी पड़ी है। सोचिए, रेपो रेट को गिराया गया, उसके बावजूद भी यहाँ पर कर्ज लेने की जो लोग हैं वो लोन लेने की जो उनकी स्पीड है वो कम हो गई है। यह पहले 16% थी, लेकिन अब यह घटकर मात्र 9% ही रह गई है। वहीं साथ ही जीएसटी कलेक्शन की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। जो पहले 11% थी वो जून 2025 में घटकर मात्र 6.2% ही रह गई है। साथ ही निर्यात में भी कमी आई है। कुल निर्यात जो वस्तुओं और सेवाओं का है, यह सिर्फ 6% की बढ़ोतरी हुई है।
साथियों रिपोर्ट कहती है कि ज्यादातर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर अब सिंगल डिजिट की ग्रोथ में लौट चुके हैं। यानी कि सोचिए 28% का 4% पे आ जाना, जो 11% है वो 6.2% पर आ जाना, लगभग आधे की गिरावट होना, मतलब ये अच्छे इंडिकेशन तो नहीं है। साथियों यह महामारी से पहले यानी कि जो कोविड हुआ था उससे पहले 2018 और 19 जैसा ही है। इसका मतलब यह है कि आर्थिक गतिविधियां जो है कि धीमी पड़ रही हैं और ऐसे में ग्रोथ का जो है कि ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की यहाँ पर बहुत ही सख्त जरूरत है। वरना जिस तरीके से अमेरिका इधर टारगेट कर रहा है, इधर चाइना टारगेट कर रहा है, इन दोनों के बीच में भारत के जो है कि लोग यहाँ पर पिस जाएंगे। साथियों अमेरिका और चीन की मंदी का भारत की टैरिफ से ज्यादा असर क्यों है? तो देखिए भारत की वृद्धि वैश्विक मांग से है, खासकर अमेरिका और चीन से द्विपक्षीय टैरिफ तनावों से कहीं ज्यादा ही यहाँ पर जुड़ी हुई है। साथ ही जो आर्थिक टिप्पणियां हैं जैसे कि आईटी स्वामीनाथन अय्यर की जो है उसका तर्क यह है कि दो जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें मंदी से वैश्विक हिस्सेदारी कम हो जाएगी और भले ही भारत की बाजार में हिस्सेदारी बढ़ जाए लेकिन इससे ज्यादा नुकसान ही होगा। यानी कि इन दोनों की लड़ाई में भारत की बाजार में वैश्विक भागीदारी बढ़ भले जाए लेकिन इससे ओवरऑल क्या होगा, भारत को नुकसान ही ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैश्विक मांग कमजोर हो रही है और न कि सिर्फ टैरिफ जैसे ही नीतिगत जो है कि झटकों की वजह से। यानी कि वैश्विक मांग भी यहाँ पर कमजोर हो रही है और यह सिर्फ जो है कि टैरिफ की वजह से नहीं, कुछ नीतिगत झटके जो भारत की नीतियां हैं उसके वजह से भी ये काम यहाँ पर हो रहा है। साथियों अमेरिकी टैरिफ का दबाव लेकिन यह संभावित अवसर भी है। किस तरीके से? तो देखिए भारत और चीन सहित विभिन्न देशों से आयात पर निर्भर जो टैरिफ है वो 26 से 145%, यानी कि 26% से लेकर 145% लगाने की जो है कि धमकी दे रहा है या फिर लगा भी दिया है कई देशों पर। साथ ही भारत टैरिफ से बचने के लिए जो समिति है अर्ली हार्वेस्ट समझौते की मांग कर रही है। भारत ने एक समिति बनाई है जिसका नाम है अर्ली हार्वेस्ट। यह समिति इसलिए बनाई गई है जो कि अमेरिकी टैरिफ से भारत को बचा सके। तो इसका यह जो मांग कर रही है वो समझौते का मांग कर रही है और जो गैर राजनीतिक क्षेत्र हैं जैसे कि ऑटोमोटिव, चुनिंदा कृषि केंद्र, उन पर जो है कि यह केंद्रित है। हालांकि टैरिफ कुछ उद्योगों जैसे कि आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेयरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर अमेरिकी चीन व्यापार महंगे हो जाता है तो वे भारत के लिए बाजार की हिस्सेदारी हासिल करने की यहाँ पर गुंजाइश भी जो है कि बन सकती है। अब साथियों बात करते हैं कि चीन की भूमिका क्या है, निर्भरता और उत्तोलन क्या है। तो देखिए भारत चीनी आयातों में पर बहुत अधिक निर्भर है। यानी कि भारत जो है वो चीन के आयातों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, खासकर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सौर उपकरण या फिर जो दवाइयां हैं, रसायन है, दूर संचार की चीजें हैं, उन क्षेत्रों में, जिससे कि व्यापार में घाटा बढ़ रहा है। साथ ही यह संरचनात्मक निर्भरता भारत के लिए एक रणनीतिक कमजोरी भी है और चीन इसका इस्तेमाल महत्वपूर्ण घटकों के निर्यातों पर प्रतिबंध करके भारत पर दबाव बनाने और उसे प्रभाव में लाने के लिए कर सकता है। यानी कि भारत का जो ज्यादा चीजें भारत चाइना से मंगाता है, इसलिए चाइना जो है कि भारत पर और भी जो है कि सैंक्शन वगैरह या फिर दबाव जो है कि यहाँ पर बना सकता है। इसलिए चीन हिंद महासागर में नौसैनिक पहुंच, बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड कॉरिडोर से और अधिक निवेश कर रहा है और कूटनीतिक पहल कर रहा है, जिससे कि भारत के साथ आर्थिक सुरक्षा संबंध और भी जटिल होंगे। मेरा एक और चैनल जिसका नाम है अभय स्टॉक, आप उसको सर्च करेंगे, वहां पर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि किस तरीके से जो चाइना है वो पाकिस्तान के साथ CPEC 2 जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है 1 वो करने के बाद अब 2 करने वाला है और इसमें अफगानिस्तान को भी जोड़ने का काम हो रहा है। और यह उसी का जो है कि यहाँ पर आप देखिए कि चाल है कि चीन हिंद महासागर में नौसैनिक पहुंच और जो बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड के तहत ये जो कॉरिडोर जो बना रहा था उसी के तहत वो भी है। आप अगर चाहें तो वो भी जाकर वहां अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्यों? अब मंदी का निहितार्थ क्या है इसको समझिए एक बार। तो देखिए अर्थव्यवस्था के लिए आने वाली तिमाहियों में कम GDP वृद्धि, सरकार के कर राजस्व की कमी, निजी क्षेत्रों के पूंजीगत व्यय और रोजगार सृजन में देरी, साथ ही लोगों के लिए रोजगार में कम अवसर
अक्सर युवाओं के लिए यह जो क्रय शक्ति में गिरावट है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव, सामाजिक स्थिरता और कल्याणकारी योजनाओं की मांग को भी प्रभावित यहाँ पर कर सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो है कि मंदी की वजह से हो सकती हैं। अब साथियों बात यह है कि सरकार को क्या करना पड़ सकता है। तो देखिए, ग्रामीण खर्च बढ़ाना चाहिए सरकार को, जैसे कि मनरेगा हो गया, उर्वरक सब्सिडीज हो गई, ये सारी चीजें। वहीं बुनियादी ढांचों पर जो है कि खर्च बढ़ाना चाहिए। आरबीआई को ब्याज दरों में कटौती पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करे, और यदि मुद्रास्फीति को कम होती है, यानी कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई अगर कम होती है, तो और भी जो है कि ब्याज दरों में कटौती के लिए आरबीआई को जो है कि सरकार को चाहिए कि यहाँ पर मोटिवेट करे। साथ ही जो एमएसएमईज हैं और जो निर्यातक हैं, उनकी लक्षित सहायता करे, उनको सहायता प्रदान करना चाहिए। अब साथियों बात यह है कि विशेषज्ञ यहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्रियों को चिंता है कि अगर यह रुझान जारी रहता है तो वित्त वर्ष 26 में भारत का विकास दर 7% से भी नीचे गिर सकता है। यानी कि अगर इसी तरीके से ये चलता रहा तो जो भारत का विकास दर है वो 7% से भी नीचे आ जाएगा। और कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि यह के आकार की रिकवरी, यानी कि उसकी चेतावनी दे रहे हैं कि जहां पर औपचारिक क्षेत्र तो बढ़ेंगे, मतलब औपचारिक क्षेत्रों में तो बढ़ेंगे, लेकिन जो अनौपचारिक और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर दिक्कतें आएंगी और उनको जो है कि यहाँ पर संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, ये इंडिया फाइनेंशियल ईयर 25 और की इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि हिट करी 4th ईयर्स लो। आपने इसको, मैं पहले भी अपने चैनल पर इसको कवर कर चुका हूं, जिसमें कि बताया था जो कि 6.5% आ गया था Q4 में। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 25 था, 24-25 वाला, उसमें ये 4 सालों का जो सबसे लोवेस्ट था उसको यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था ने यहाँ पर जो है कि टच किया था। आप यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से देखिए, 2021 में सबसे कम था, और यहाँ पर देखिए 2024 वाले में यह कितने परसेंट है, अप्रोक्स 9%, और इस वाले में 2025 और 24-25 में ये कितना परसेंट था, तो ये करीबन 6.5% के ही आसपास, यहाँ पर 5% के आसपास फाइनल में जो है कि ये निकल कर आया। और उम्मीद है कि अगर इसी तरीके से ये चलता रहा तो ये और भी जो है कि नीचे जाने की इसमें संभावना है। साथियों, आप लोग अपनी इस पर क्या राय रखते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी हमारे अन्य चैनल अभय स्टॉक पर ट्रंप के खिलाफ, मतलब भारत ने किस तरीके से इंडियन पोस्टल जो भारतीय डाक है उसने किस तरीके से डाक सेवाएं वहां पर बंद कर दी हैं, अगर आपको ये समझना है, देखना है, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। साथ ही जो टैरिफ का गेम चल रहा है, जिसके वजह से जिसका कुछ असर यहाँ पर भी है, उसके लिए भी यहाँ पर वीडियोस जो है कि अभी फिलहाल में जो नोटिस अमेरिका ने भारत को जारी किया है, ये कल की न्यूज है, उसको भी आप हमारे अन्य चैनल अभय स्टॉक पर देख सकते हैं। साथियों, इस पूरे मुद्दे को देखने के बाद आपकी अपनी क्या राय बनती है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।